नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जिसने एक मामूली ट्रेडिंग कंपनी को एक विशाल साम्राज्य में बदलना शुरू कर दिया। ये कहानी है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, जिसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखी। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है यहाँ कि आखिर एक ट्रेडिंग कंपनी जो भारत में इतनी ताकतवर हो चुकी थी, वो ब्रिटेन में दिवालिया कैसे हो गई, और ऐसा क्या हुआ कि सरकार को उस पर लगाम कसने के लिए आगे आना पड़ा। यही वो पहेली है जिसे ये एक्ट सुलझाने वाला था। तो आखिर इस एक्ट की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब हमें मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी के उस दौर के बेलगाम शासन में, जहां भ्रष्टाचार और मनमानी अपने चरम पर थी। जरा सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के दो चेहरे थे, एक भारत में और दूसरा ब्रिटेन में। भारत में तो प्लासी और बक्सर की जंग के बाद ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुकी थी। इसके अधिकारी जमकर निजी लूट खसोट में लगे थे। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में यही कंपनी दिवालिया होने के कगार पे खड़ी थी, और इस बात से ब्रिटिश संसद की नींद उड़ी हुई थी। कंपनी के खराब शासन का सबसे भयानक नतीजा 1770 में बंगाल के अकाल के तौर पर सामने आया। ये कंपनी की इतनी बड़ी नाकामी थी कि इसमें लाखों लोगों की जानें चली गईं। इस घटना ने ब्रिटिश जनता और संसद के सामने कंपनी की असलियत लाकर रख दी। तो बात साफ थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ व्यापार करने वाली एक संस्था नहीं रह गई थी, बल्कि एक राजनीतिक ताकत बन चुकी थी। उसे जो इजाजत मिली थी वो व्यापार के लिए थी, शासन चलाने के लिए नहीं। और इसी वजह से एक बहुत बड़ा कानूनी और राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया था। अब ऐसे में ब्रिटिश सरकार को दखल देना ही पड़ा, और यहीं से कहानी में एंट्री होती है संसद के पहले बड़े कदम की, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था क्या? असल में ये ब्रिटिश संसद का पहला कानून था, जिसका मकसद था ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को रेगुलेट करना, यानी कि नियंत्रण में लाना। ये पहली बार था जब सरकार ने कंपनी पर सीधा कंट्रोल किया। इसका सीधा साधा लक्ष्य था कंपनी पर लगाम कसना, उसके प्रशासन को सुधारना और जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसे रोकना। तो सवाल ये है कि संसद ने ये कंट्रोल किया कैसे? कई तरीकों से। अब कंपनी के डायरेक्टर्स को संसद के आदेश मानने पड़ते थे। हर साल अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट जमा करना जरूरी हो गया। कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी गई, और भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार का दखल बढ़ गया। मतलब साफ था, कंपनी की आज़ादी अब खत्म हो रही थी। इस एक्ट ने जो सबसे बड़े बदलाव किए, उनमें से एक था एक सेंट्रल अथॉरिटी, यानी एक केंद्रीय सत्ता बनाना। इसने भारत में पावर का एक नया सेंटर बना दिया। इस एक्ट के जरिए बंगाल के गवर्नर का पदनाम और पावर दोनों बढ़ा दिए गए। अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। ये उस वक्त भारत में अंग्रेजी शासन का सबसे बड़ा पद था, और इस कुर्सी पर बैठने वाला पहला शख्स था वॉरेन हेस्टिंग्स। इस एक्ट ने पावर का एक नया ढांचा तैयार कर दिया। सबसे ऊपर ब्रिटिश संसद, उसके नीचे बंगाल का गवर्नर जनरल, और उसके अंडर में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि अब मद्रास और बॉम्बे को बंगाल से आने वाले आदेशों को मानना पड़ता था। उनकी अपनी आज़ादी खत्म हो गई, और भारत में एक सेंट्रलाइज्ड अंग्रेजी एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। अब गवर्नर जनरल को सारी ताकत न मिल जाए, इसके लिए एक 4 सदस्यों वाली काउंसिल बनाई गई, जिन्हें ब्रिटेन से भेजा जाता था। लेकिन इसमें एक पेच था, फैसले बहुमत से होते थे। तो अगर काउंसिल के ज्यादातर सदस्य गवर्नर जनरल के खिलाफ होते तो उन्हीं का फैसला माना जाता था। इसी वजह से गवर्नर जनरल और काउंसिल के बीच अक्सर टकराव होता रहता था। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ इस एक्ट ने कानून और इंसाफ के लिए भी एक नए ढांचे की नींव रखी, जो पूरी तरह से ब्रिटिश स्टाइल पर आधारित था। साल 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। इसके पहले चीफ जस्टिस थे सर एलाइजा इम्पे। इसका काम था अंग्रेजी कानून के हिसाब से न्याय करना, खासकर भ्रष्टाचार और नाइंसाफी के मामलों को देखना। यहीं से भारत में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की शुरुआत हुई। इस नए सिस्टम में एक बुनियादी समस्या थी, एक तनाव था। एक तरफ गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल थी, जो प्रशासनिक फैसले लेती थी, लेकिन आपसी झगड़ों की वजह से फैसले बहुत धीरे होते थे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन उसका अधिकार क्षेत्र क्या है ये साफ नहीं था, और इसी वजह से गवर्नर जनरल के साथ उसके झगड़े आम बात हो गई थी।
तो इस एक्ट का भारत पर लंबे समय में क्या असर पड़ा? चलिए अब इस कानून की स्थायी विरासत और इसके दूरगामी नतीजों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, 1773 का एक्ट एक लंबी कहानी का बस पहला पन्ना था। इसने सरकारी कंट्रोल की जो शुरुआत की, उसे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में और भी मजबूत कर दिया। और यही रास्ता आगे चलकर 1858 में कंपनी राज के खात्मे और ब्रिटिश राज की आधिकारिक शुरुआत तक गया। तो कुल मिलाकर इस एक्ट की विरासत क्या रही? इसने भारत में ब्रिटिश शासन का पहला औपचारिक ढांचा बनाया। इसने भारत के न्याय सिस्टम में अंग्रेजी कानून की नींव डाली। इसने पहली बार एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट पेश किया और गवर्नर जनरल को सबसे बड़ी औपनिवेशिक ताकत बना दिया। कई लोग तो इसे उस दौर के औपनिवेशिक राज्य का पहला संविधान भी मानते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या रेगुलेटिंग एक्ट सच में सुधार लाने की एक कोशिश थी या फिर ये भारत को गुलाम बनाने की प्रक्रिया को कानूनी जामा पहनाने वाला पहला दस्तावेज था? ये एक ऐसा सवाल है जो इस एक्ट के दोहरे चरित्र को दिखाता है और हमें इस पर और गहराई से सोचने के लिए छोड़ जाता है।